देखिए ये क्लास जो है ना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये आप सभी को पता होगा कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो कोर्स है ना, मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन ढंग से आप पढ़ रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, और वैसे भी क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। ये क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे, बहुत बच्चों का प्रश्न है, तो मैं बता दूं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ये जो पीसीएस यूट्यूब चैनल है ना, पीसीएस एग्जाम यूट्यूब चैनल है, ये भी श्री एजुकेशन का ही पार्ट है। तो आप श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स पा सकते हैं, या 7888 774245 व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं कोर्स की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इससे पहले आपने क्या पढ़ा सर? इससे पहले हमने पढ़ा सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, विभाजन हो गया था कांग्रेस का, गरम दल नरम दल, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा, बताइए 1908 आते आते क्या सिचुएशन है इंडिया में? 1908 आते आते तीन दल बन चुके हैं एक तरीके से, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया 1906 में, ये भी पढ़ा दिया मैंने। अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम लीग और नरम दल को अपने खेमे में डाल लिया, अपने पक्ष में कर लिया, और गरम दल के नेताओं का दमन करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को 8 साल 6 साल की सजा हो गई। मांडले जेल, बर्मा के अंदर में जो मांडले जेल है वहां भेज दिया गया था उनको। 1914 में छूट कर आएंगे। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल को भी प्रताड़ित किया गया, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो नरम दल हैं, इनको खुश करने के लिए भी 1909 में कुछ प्रावधान किए गए थे। वो क्या प्रावधान 1909 में, वो आप समझने का प्रयास करेंगे। पहले बैकग्राउंड दिमाग में क्लियर होना चाहिए, पढ़ क्या रहे हैं, सिचुएशन क्या चल रही है, ताकि जीवन में कोई आफत ना आए। ऐसा कि ये ना लगे भैया हवा में हम पढ़ रहे हैं, इसका ना और ना कोई छोर। तो पूरी कहानी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्स बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। सबसे पहली बात, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। इसको क्यों कहते हैं, भारत परिषद क्यों कहते हैं? भैया ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ये कानून बनकर आया ना। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो विधेयक दिया गया था ना, वो भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद जो थी, इंडियन काउंसिल, 15 लोगों की जो टीम थी भारत सचिव की सहायता करने के लिए। अरे याद है ना, 1858 में गठित हुई थी। एक भारत सचिव थे, कैबिनेट मिनिस्टर, और भारत सचिव की जो टीम थी 15 लोगों की, जिसे इंडियन काउंसिल या भारत परिषद कहा जाता था, उन्हीं के नाम से बिल पेश किया गया था, इसलिए भारत परिषद अधिनियम बोला जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है? उस समय भारत के जो सचिव थे, लॉर्ड या जॉन मार्ले इनको कहा जाता है, इनका नाम था। और लॉर्ड मिंटो ये भारत के वायसराय थे। इन्हीं ने आपस में कुछ सुधार प्रस्तुत किए थे, वो भी इस विधेयक में डाले गए थे। ठीक है। तो इसलिए इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है 1909 को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक हेडिंग है 1909 का जो अधिनियम है, इसका लाने का कारण क्या है, दिमाग में आना चाहिए ना। हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन जो छोटे मोटे कारण है वो सब मैं आपको इसमें जोड़ देता हूं। जैसे 1892 का इससे पहले अधिनियम आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था 1892 में। हालांकि उसमें हमारे इंडियंस को कुछ मौका मिला था केंद्रीय विधान परिषद में और राज्य की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य के रूप में, लेकिन बहुत कम। इससे संतुष्ट नहीं थी कांग्रेस। 1892 में जो भी प्रावधान किए गए थे, कह सकते हैं उसे संतुष्ट नहीं थी कांग्रेस। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया की, इसको संतुष्ट करना जरूरी है क्योंकि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी एक कारण था इस 1909 के एक्ट के लाने का। ठीक है। और इस समय आते आते जो इंडियन लोग थे वो भी शिक्षित होना शुरू हो गए थे। जब शिक्षा आ गई है, नॉलेज आ गई है, तो अपने अधिकारों की हम डिमांड कर सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित हो गया उसे पता लगेगा भैया हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा है,
ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन है, ना बड़ी बड़ी पोस्टों पे कोई इंडियन है। ये तो हमें सब मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। जैसे वायसराय जो था, भारत सरकार जैसे कह सकते हैं, आज भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उस समय वायसराय है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, 6 लोगों की जो टीम थी, कार्यकारी परिषद या जिसे कार्यकारिणी भी कहा जाता है, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। वही इंपॉर्टेंट थी, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, और पूरे इंडियन के ऊपर राज कर रहे हैं ये लोग। तो ये शिक्षित लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, तो उनको शांत करने के पर्पज से भी ये कानून लाना पड़ा, और 1909 में एक इंडियन को जोड़ दिया गया, सत्येंद्र सिन्हा को। सारी कहानी मैं बताऊंगा अभी, जब विशेषता बताऊंगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो ये भी एक कारण था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे कांग्रेस वाले। आंदोलन चला रहे थे, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, दोनों एक ही आंदोलन है। उसमें स्वदेशी चीजें हम अपना रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं विदेशी चीजों का, इसलिए दो नाम दे दिए गए इसको, आंदोलन एक ही है। 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया था, उनको भी संतुष्ट करना था, उनकी भी डिमांड थी। अगर आपको याद हो, मुस्लिम लीग के गठन से कुछ महीने पहले इन्होंने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। 35 लोगों के एक ग्रुप ने, मुस्लिम लोगों के एक ग्रुप ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। कहां पे की थी? शिमला के अंदर मुलाकात की थी। और उस समय क्या डिमांड रखी की थी? बहुत सारी डिमांड में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, पृथक निर्वाचक जो सिस्टम है, पृथक चुनाव प्रणाली कह सकते हैं, या सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की डिमांड की थी। इनका यह मानना था, मुसलमानों का ये डिमांड था कि भैया हमारे लिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं ना, कुछ सीटें वहां पे रिजर्व हो। यही नहीं, रिजर्व भी, और उसके बाद जो कैंडिडेट खड़ा होगा हमारा इलेक्शन में, उसको वोट करने का भी अधिकार हमारे समुदाय को ही हो, केवल मुसलमानों को ही हो, और कोई किसी को ना हो। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। हालांकि आज भी आरक्षण है चुनाव में। देखेंगे लोकसभा के अंदर की अगर बात कर लें तो SC ST सीटें रिजर्व हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको वोट केवल SC ST वर्ग के लोग करेंगे, नहीं, पूरी जनता वोट करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र में, तो बेलघाट जो लोकसभा है, जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अगर सीट रिजर्व हो गई SC ST वर्ग के लिए, तो यहाँ पर जितने भी लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होंगे ना, जितने भी अपनी पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करेंगी, वो SC या ST वर्ग से होना चाहिए। लेकिन उनको वोट कौन करेगा? पूरी जनता। इस चुनाव क्षेत्र की पूरी जनता वोट करेगी, ऐसी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग ही वोट करेंगे, नहीं, आज ऐसा है। लेकिन उस समय सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो इन्होंने डिमांड की थी, उस समय ऐसा था कि कैंडिडेट इनके खड़े होंगे मुस्लिम, और वोट भी मुस्लिम ही करने जाएंगे, और उस क्षेत्र में जो भी अन्य वर्ग के लोग रह रहे हैं, अन्य जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, उनको वोट करने का भी राइट नहीं है। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ये डिमांड कर दी थी इन्होंने 1906 में ही। मुस्लिम लीग उस समय गठित नहीं हुई थी। तो 35 लोगों का एक डेलीगेशन गया था शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के लिए वहां पे। अब सूरत में विभाजन हो गया था। कांग्रेस 1907 अधिवेशन अगर आपने पढ़ा हो, रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर गरम दल नरम दल आपस में टूट गया था। अब 1907 के बाद क्या सिचुएशन थी? नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, और नरम दल मुस्लिम लीग को अपने पक्ष में करने के लिए भी 1909 का एक्ट लाना जरूरी था, और गरम दल के नेताओं का दमन करना जरूरी था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि यही इनकी कांटे का रास्ते का कांटे था यही। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कोर्स की, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात, मुसलमानों के लिए पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन जो क्षेत्र था और मंडल था वो गठित कर दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली मुसलमानों के लिए गठित कर दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है 1909 के एक्ट का, अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है। और क्या था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, वो मैंने बता दिया। तो 1909 में 5 सीटें रिजर्व की गई थी इनके लिए, मुसलमानों के लिए 5 सीटें रिजर्व थी। उन 5 सीटों पर
5 क्षेत्र रिजर्व थे, वहां पर 5 जो क्षेत्र थे वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और चुनाव में हिस्सा कौन करेंगे, लेंगे, केवल मुस्लिम। हालांकि वोट करने का जो अधिकार था कुछ ही लोगों का था, सीमित लोगों को अधिकार यहां पर दिया गया था। अब केंद्रीय विधान परिषद भैया, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ विधायिका है, संसद है, कानून बनाने वाला सिस्टम है ना, तो उस समय जो केंद्र की विधान परिषद है जिसका काम कानून बनाना था, उसमें जो एडिशनल मेंबर शुरुआत से जोड़े जा रहे थे 1861 से ही, तो यहाँ पे एडिशनल मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। बोला गया कि एडिशनल मेंबर की जो संख्या है 16 से 60 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 16 हो, मैक्सिमम 60, 16 से 60 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, 16 से 60 सीमा है, इसके बीच हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये तो प्रावधान किया गया था 1909 में, लेकिन जब इस प्रावधान को लागू करना पड़ा तो हमने अंग्रेजों ने 60 सीटें निश्चित की कि 60 सीटें केंद्रीय विधान परिषद में रखी जाएंगी। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद में टोटल 60 सीटें नहीं थी, एडिशनल मेंबर की सीटें 60 थी, एडिशनल मेंबर। तो केंद्रीय विधान परिषद समझ लीजिए क्या था। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि वायसराय हैं और उनकी कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसके माध्यम से वो प्रशासन कर रहे हैं। और कानून बनाने वाला सिस्टम कौन है, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में कौन कौन से लोग होते थे, एक तो एडिशनल मेंबर होते थे जिसकी संख्या 60 कर दी गई थी, और इसके अलावा वायसराय भी इसका हिस्सा थे, वायसराय भी इसका हिस्सा थे। और यही नहीं, वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो भी इसका हिस्सा होते थे। तो पूरी केंद्रीय विधान परिषद कैसे बनती थी, एडिशनल मेंबर 60 प्लस वायसराय कार्यकारिणी 7 मेंबर और, तो ये पदेन सदस्य होते थे। तो टोटल 67 सीटें थी केंद्रीय विधान परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय को मिलाकर। ये समझने का आप प्रयास कीजिए, यहां बच्चों को डाउट हो जाता है। अरे आज का ही एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए ना, विधायिका की बात करें, संसद, क्या संसद के सदस्य केवल बाहर के ही होते हैं, क्या वो सदस्य नहीं होते जो सरकार का हिस्सा है? केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर, क्या ये लोग संसद का हिस्सा नहीं होते? होते हैं। अगर हिस्सा नहीं होंगे तो ये अपने मंत्री पद पर रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि शपथ लेने के बाद उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो ये भी तो इसके सदस्य होते हैं। वैसे ही सरकार, जो केंद्र सरकार थी, वायसराय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, ये भी सदस्य थे किसके, केंद्रीय विधान परिषद। तो केंद्रीय विधान परिषद में एडिशनल मेंबर होते थे जिसमें ज्यादातर इंडियंस हैं, और बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो 60 लोग थे ना भैया, ये जो 60 लोग हैं, एडिशनल मेंबर 60 लोग, इनका चुनाव कहाँ कहाँ से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एक मेंबर इंडियन जोड़ा गया सत्येंद्र सिन्हा को, ये बाद में बताऊंगा। अभी मैं एक एडिशनल मेंबर की बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एकदम डिटेल में बताना, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, पूरा रिसर्च करेंगे। जितने भी इतिहासकारों के ग्रंथ आप कह सकते हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी किताबें हैं, वो पढ़ेंगे तब आपको ये सब नॉलेज मिलेगी। ठीक है, बारीकी से। तो ये आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि आपको रटना ना कुछ पड़े, समझना पड़े। 60 सदस्य में से 28 सरकारी सदस्य थे, मतलब 28 सदस्य ऐसे थे जो किसी ना किसी सरकारी पोस्ट पर थे, चाहे मिलिट्री सेवा में थे, चाहे प्रशासनिक सेवा में थे। ठीक है, सिविल सर्वेंट थे या मिलिट्री सेवा में थे, उन लोगों को चुना जाएगा। इनके लिए चुनाव नहीं होगा, इनके लिए नॉमिनेट किया जाएगा या मनोनीत करेंगे वायसराय। वायसराय को अधिकार है, जिसको चाहे उसको नॉमिनेट करके यहाँ पर ला देंगे। और इसमें आप समझ सकते हैं ज्यादा ज्यादा वो क्या करेंगे, अंग्रेज को करेंगे, और जो इंडियन भी लाएंगे वो वही होंगे जो उनके बहुत खास होंगे, जो इनके चाटुकार कह सकते हैं। और 32 लोग नॉन ऑफिशियल, गैर सरकारी थे। अब इन 32 में से 5 को फिर नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे, कौन, वायसराय। और ये पांचों के पांचों, ये ट्रेंड चला आ रहा था, सभी से के सभी इंडियन को चुन रहे थे, लेकिन ये वफादार थे अंग्रेजों के प्रति।
अब 27 में चुनाव होना था और इसमें भी कुछ सीटें रिजर्व थी। जैसे मुसलमानों के लिए तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बता दिया मैंने, और इसके अलावा 6 जमींदारों के लिए सीटें रिजर्व थी और 2 व्यापारियों के लिए, और 12 पे चुनाव होने थे, 12 सीटों पे। और ये चुनाव जो प्रेसिडेंसियां थी ना वहां से चुनकर आने थे, और वहां उस समय प्रेसिडेंसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। ये आप समझ पाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो उधर इलाका था वहां पर। और 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्यिक मतलब एक जो बिजनेस मैन वालों का एक ग्रुप था, वहां से 2 सीटें चुनकर आनी थी। एक कोलकाता के ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और एक बॉम्बे के चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो ये था सिस्टम। और अब आते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। वायसराय की कार्यकारी परिषद जिसमें 6 सदस्य हैं, उसमें अभी तक कोई भी इंडियन नहीं था। पहली बार एक इंडियन को जोड़ा गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। किस सदस्य के रूप में? विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। यह है तस्वीर इनकी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसके अलावा भारत सचिव को तो आज जानते हैं, इंग्लैंड में रहते थे, ब्रिटिश सरकार का ही हिस्सा थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनकी सहायता के लिए 15 लोगों की जो टीम थी, इंडियन काउंसिल, भारत परिषद, क्या उसमें कोई इंडियन था इससे पहले? नहीं, उसमें भी कोई इंडियन नहीं था। पहली बार 1909 के एक्ट के माध्यम से 2 इंडियन को जोड़ा गया। कौन कौन जानते हैं? केसी गुप्ता, ये देख लीजिए, केसी गुप्ता हैं, और दूसरे हैं ये सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन 2 लोगों को जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? शाबाश। इसके अलावा जैसे केंद्र की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, एडिशनल मेंबर 60 कर दिए गए ना, वैसे ही प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की भी संख्या बढ़ाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, जो विधान परिषद के सदस्य थे, एडिशनल मेंबर, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य की बात, दोनों के लिए मैं कर रहा हूं। विधान परिषद के जो सदस्य थे, इनकी शक्तियों में भी कुछ इजाफा किया गया। क्या इजाफा किया गया वो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2 हम कॉलम बनाते हैं, एक बजट और एक जनसाधारण। मतलब बजट से संबंधित भी बातें होंगी ना विधान परिषद में, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो जनता से संबंधित है, जनसाधारण मामले हैं, उसमें अलग अधिकार था एडिशनल मेंबर को, और बजट से संबंधित जो मामलों पर अलग अधिकार था, वो समझने का प्रयास करते हैं। अगर बजट से संबंधित कोई बहस हो रही है, उस बहस में बोलने का तो अधिकार था, लेकिन जब वोट करने की बारी आएगी, वोटिंग राइट नहीं थे। एडिशनल मेंबर को वोटिंग राइट नहीं थे। वोटिंग राइट केवल और केवल किसको थे? केवल और केवल जो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं, उनको थे। ठीक है, और जनसाधारण से संबंधित कोई भी मामला, कोई भी प्रस्ताव ये ला सकते थे। ठीक है, मतलब जो भी एडिशनल मेंबर थे, जनता संबंधित कोई भी प्रस्ताव इस सदन में ला सकते थे। मतलब ऐसे ला सकते कि भैया एक पुल बनवाना है लोगों के लिए इस क्षेत्र में, या हॉस्पिटल बनवाना है, ऐसे प्रस्ताव ला सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव अगर लाने हैं ना, तो 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। ठीक, और क्या सिस्टम था बजट से संबंधित? जो स्थानीय निकाय थे, जैसे नगर पालिकाएं वगैरह, स्थानीय निकायों के लिए वो धन की मांग कर सकते थे। एडिशनल मेंबर बोल सकते थे कि भैया इनको इतना पैसा दिया जाए, इनको ये काम करना है। और नए टैक्स और उनमें संशोधन का भी प्रस्ताव ला सकते थे। ये अधिकार था एडिशनल मेंबर को। और दूसरी तरफ जो जनसाधारण से संबंधित जो मामले हैं, उनके लिए जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, उन पे जब बहस हो रही है, उस पर अधिकार है। अब वोटिंग राइट भी दिया गया है, वोट करने की जब बारी आएगी, वोटिंग राइट भी होगा। अरे सदन में कोई बहस होती है, उसके बाद वोट भी करने का अधिकार होता है ना, तभी तो बाद में कानून बनता है। वैसे ही सिस्टम है। क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार था कि भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों से, सरकार के सदस्यों से क्वेश्चन पूछ सकते थे, इस फलाने क्षेत्र में पुल बनाया कि नहीं बनाया।
अगर पुल बनाया तो उसमें कितना रुपया खर्च किया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेकिन याद रख लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये तो पूछ लिया कि पुल बनाया, कितना पैसा लगा, पूछ लिया, लेकिन उसने अगर जवाब दे दिया, दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि भैया इतना पैसा नहीं लगना चाहिए, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं लगना चाहिए था, उसमें तो 50,000 लगना चाहिए था, आपने इतना कैसे लगा दिया। ऐसा नहीं कर सकते थे, क्रॉस क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, ये सिस्टम था, समझ में आ गया। एक नोट करने वाली बात है, लेकिन वायसराय इन प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। जो भी एडिशनल मेंबर प्रस्ताव रख रहे हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था वायसराय। अब 1909 के एक्ट के बारे में कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं, कुछ महान बुजुर्गों ने कुछ कमेंट किए हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले गांधी जी की बात कर लेते हैं। गांधी जी ने कहा था ना कि 1909 का जो एक्ट है इसने हमारा सर्वनाश ही कर दिया। और इसके अलावा जॉन मार्ले को एक पत्र भेजा था, पत्र लिखा था लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय और जॉन मार्ले भारत सचिव, इसको एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिख के बोला था कि भैया हमने नाग के दांत बो रहे हैं, ये जो 1909 का एक्ट हम लाकर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाए हैं ना, हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसके जो परिणाम होंगे भयानक होंगे। और गांधी जी ने जो कमेंट किया था ना, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को ही लेकर किया था। 1909 के एक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को ही लेकर थी। के एम मुंशी ने क्या कहा था कि 1909 के एक्ट ने बढ़ते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। भैया 1905 से ही फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, और ये एक तो बहुत बड़ा कदम है उस क्षेत्र में। जो हमारा एकजुटता की भावना थी उसको समाप्त कर दिया। तो ये था 1909 का एक्ट। भैया श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। श्री एजुकेशन SHRI एजुकेशन EDUCATION क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे बच्चों अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी अगर करना चाहें तो कर दीजिए। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।